Select the correct statement for genus बेटा। नहीं सर, आपकी पर्सनल पे किया है मैंने, पार्ट नाम है, ग्रुप पर डाल दूं? सर ये मेरा भी है, मेरे को बता दो। चलो बता देता हूँ इशू। Select the correct statement for genus. A group of individual organisms with fundamental similarities has one or more than one species representing monotypic or polytypic species condition। बेटा तुम्हें क्या लगता है सेकंड ऑप्शन? बेटा पॉलीटिपिक जनरा होता है। नहीं सर, मेरे को सेकंड में लग रहा। Has more character in common in comparison to species of other genera। बताओ नीचे आने पर कैरेक्टर बढ़ते हैं या कम होते हैं? कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। Has more character in common in comparison to species of other genera। स्पीसीज से हैं? ये लाइन थोड़ी समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है बेटा? गलत हो जाएगी ना सर ये लाइन तो। हाँ ये गलत हो, लेकिन आंसर यही दिया हुआ है। Has more character in common। एक मिनट सर ये एनसीईआरटी में लिखी है लाइन। एक मिनट पढ़ने दो मुझे। 2 बार इन लिखा हुआ है। हैज मोर कैरेक्टर, जब हम नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर मोर हो गए, ठीक है। हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। सही तो लाइन लिखी हुई है। जब हम नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 2 जनरा है बेटा, एक सोलेनम ट्यूबरोसम और एक हमने नाम दिया लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। एक मिनट बेटा। हाँ सर। डाउट वाले टाइम टेबल में चेंज क्या होना है? ज़ूलॉजी की क्लास चेंज होनी है सर। मैं 12 मैं फोन करता हूँ आपको, क्लास में हूँ अभी थोड़ा, फिर उसके बाद डाल देना, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ, आप मुझे भेज दो डाउट वाला टाइम टेबल। हाँ उसमें यार, उसमें किसी क्लास में अब उसको भी कर देना, RM4 को देखो, जो खाली हो उसमें डाल दो। एक में RM1 होगा, एक में RM2 होगा, एक में RM3 होगा। ये तीनों डाउट हो गए। एक हमारी कोई खाली होगी क्लास, देखो उसमें RM3 डालो, बस उसमें RM3 डाल दो और RM4 डाल दो उसमें, बस। आप भेजो, मैं देखता हूँ। यस बेटा। तो वो दूसरे के साथ ही कंपैरिजन के साथ कह रहा है बेटा। आवाज आ रही है मेरी? यस एक मिनट, और किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है क्या? नहीं सर, मैंने अभी ग्रुप पर डाला है। ग्रुप में डाला है। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? सर ये वाला है, द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। The synthesis and storage of ATP molecule required for cell division takes place in। अरे बड़ी सिंपल सी बात है। क्या मैंने लिखवाया है?
एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड इसमें बन रहे थे, देखो जाकर। जीवन में एटीपी, जीवन सीटीपी, टीटीपी कहाँ लिखवाया था? जीवन एट। जीवन फेज। सर उसमें आंसर G2 दिया हुआ था। क्यों G2 दिया हुआ था? ये क्वेश्चन नकली क्वेश्चन है। एटीपी का स्टोरेज और फॉर्मेशन तो हर जगह होती रहती है यार, लेकिन बेसिकली जो डीएनए बनाने के लिए एटीपी और जीटीपी चाहिए होती है वो जीवन में होती है। यस। और बताओ बेटा। सर इंटरकाइनेसिस में जब न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाता है, इंटरकैनेसिस में जब न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म हो जाता है, यस, तो सर न्यूक्लियोलस बनता है क्या उसमें? मतलब बेटा न्यूक्लियोलस मैंने कहा था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने आपको बताया था, सेल पढ़ाई थी। जब Yes, न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा और जब क्रोमोसोम बनेगा और क्रोमोसोम में अगर फैट क्रोमोसोम होगा, कुछ याद आया? यस सर, तो वो बना देते हैं, लेकिन हाँ, फैट क्रोमोसोम होगा तो उसी का जो डीएनए होगा वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन बनाएगा और वो स्ट्रक्चर हमें स्फेरिकल फॉर्म में दिखेगा, दैट इज न्यूक्लियोलस। लेकिन सर जब वो तो बड़ी लेकिन सर, सिंपल वो बात है, इसीलिए सुनो, इसीलिए हम कहते हैं कि हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि न्यूक्लियस भी बन गया और न्यूक्लियोलस भी बन गया। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब न्यूक्लियस बनेगा तो वहीं पर क्रोमोसोम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और जब क्रोमोसोम Yes, वहां sir. पे आ जाएगा तो अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, एनओआर होगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो इसलिए हम दोनों टर्म एक साथ देते हैं। बट सर कैटलिस्ट का ये क्वेश्चन है, विच इवेंट टेक्स प्लेस इन इंटरकाइनेसिस, और इसमें ऑप्शंस में दे रखा है एक न्यूक्लियोलस सिंथेसिस। एक मिनट, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं ना? यस सर। अब सुनो, ये 2 सेल हो गई, ये हमने कहा फर्स्ट है ना बेटा, अब फिर Yes. डिवीजन होगा। अब यहाँ पर तुम बात कर रहे हो किसकी? इंटरकाइनेसिस। इंटरकैनेसिस। अब सुनो मेरी बात बेटा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो जरा। टीलोफेज फर्स्ट में एनसीईआरटी लिखती है कि भाई डिस्पर्सन तो होता है लेकिन वो अपनी एक्सट्रीम स्टेट तक नहीं पहुंचता। यस सर। क्यों? दोबारा से फिर क्या शुरू होने वाला है? मियोसिस 2। और जब मियोसिस 2 शुरू होने वाला है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर हटने वाली है ना? यस सर। तो यार वो इतना ज्यादा क्यों इंतजाम करे? ठीक है सर। आई बात समझ में ना बेटा? यस सर। क्योंकि देखो, अब सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी में मैं एनसीईआरटी इसलिए कहता हूँ कि बार बार वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब एनसीईआरटी में जब तुमने माइटोसिस पढ़ा तो माइटोसिस के टीलोफेज में तुम नहीं दिखाए गए हैं, माइटोसिस की टीलोफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखाए उसने, देखा? यस सर। मतलब दैट मीन्स एक्सटेंडेड टू एक्सट्रीम रीच ऑफ डीकंडेंसेशन, है ना बेटा? यस सर। अब जरा तुम मियोसिस में देखो जाके, टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम दिखाया है ना? यस सर। हाँ, वो कह रहा है कि जब दोबारा से फिर से कंडेंसेशन शुरू होने वाला है तो वो इतनी एक्सट्रीम, दैट मीन्स वो इतने ज्यादा डीकंडेंसेशन में नहीं पहुंचेगा। नंबर 1 चीज, जब दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने वाली है तो न्यूक्लियोलस को क्यों बना ले? यस सर। अब बात समझ में आई बेटा? यस सर। लेकिन हाँ, आमतौर पर हम हमेशा यही कहते हैं, तुम बेटा इस पर ध्यान मत देना, ये जो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अगर कोई ऑप्शन इस तरीके से एक साथ आता है, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा कि रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एंड न्यूक्लियोलस, तो वो हमेशा इंटरफेज हो या नॉर्मली डिवीजन हो, उसमें जरूर आएगा। हाँ, इंटरकाइनेसिस में हमने कहा कि हर चीज होती है सिवाय एक के कि वहां पर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं। यस सर। बताओ भाई अब कुछ। सर सर टेलीग्राम पे भेजा, एक बार देख लो। मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी डू नॉट डील विद। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम किसको नहीं रखते हैं बताओ? फाइलोजेनी। और बेटा ऑन्टोजिनी क्या होती है? डेवलपमेंट। बर्थ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस, और एनसीईआरटी में डेवलपमेंटल प्रोसेस दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या चीज हटा देंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सर मॉडर्न में फाइलोजेनी नहीं आएगी? मॉडर्न में फाइलोजेनी कहाँ से आ जाएगी? कहाँ दी हुई है फाइलोजेनी मॉडर्न में एनसीईआरटी में? बताओ मुझे, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है यार? ये सिस्टमेटिक्स है, तुम अभी भी सही से नहीं पढ़ रहे हो। ये सिस्टमेटिक्स है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, पैराग्राफ, तुमने पढ़ा कभी? सिस्टमेटिक्स में लिखा हुआ है फाइलोजेनी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी को तुमने सिस्टमेटिक्स कैसे मान लिया? और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल एट। बताओ, हायर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी? प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? हायर कैटेगरी। चलो भाई, अब थोड़ा सा अपना पढ़ लेते हैं जो टॉपिक है। क्या टॉपिक चल रहा था बेटा हम लोग का? मुनैरा हो गया था, प्रोटेस्टा करना था शुरू। कैसा चल रहा था बेटा? स्टार्ट करना था सर प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा एक ऐसा किंगडम बनाया गया
हैकेल ने दिया बेटा ये। शुरुआत में हैकेल ने इस प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेल्ड थे सबको रखा, इवन बैक्टीरिया को भी रख लिया। तो 3 किंगडम वाले प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया भी आए और अमीबा भी आए, मतलब प्रोकैरियोट भी और यूकैरियोट भी। बाद में अब जो हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें यूनिसेल्ड एक्सक्लूसिव कोई भी 2 सेल का भी बना नहीं है। ऑल आर यूनिसेल्ड एंड यूकैरियोट्स, ऑल आर यूनिसेल्ड एंड यूकैरियोट्स। ये बनाया ही गया उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिसमें थोड़ा बहुत कुछ डाउट था और अपने अपने एनिमल, प्लांट और फंजाई में फिट नहीं बैठते थे। इसका मतलब क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। मतलब उसमें कुछ एल्गी की तरह भी है प्लांट, उसमें कुछ फंजाई की तरह भी है, उसमें कुछ एनिमल के रिलेटिव्स भी है। तो वो किंगडम कौन सा हो गया? प्रोटिस्टा। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहते हैं। जब पानी में है तो मूवमेंट के लिए सीलिया, फ्लैजिला या सीडोपोडिया होंगे। सीलिया और फ्लैजिला अगर है तो यूकैरियोट्स के हैं। 9+2 माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। यूग्लिना में प्रीडेशन और फोटोसिंथेटिक दोनों होता है, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल चल रहा था, यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी आते हैं, दैट मीन्स एल्गी, स्लाइम मोल्ड भी आते हैं, दैट मीन्स फंजाई, और प्रोटोजोआ भी आते हैं जो रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। आज जो हम 5 किंगडम में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, एक्चुअली जब एल्गी को हम 11 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, हम एनसीईआरटी में अपनी यूकैरियोटिक एल्गी को 3 में डिवाइड करते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। लेकिन जो पुराना क्लासिफिकेशन है उसमें हम एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड करते थे। उसमें ये सारी एल्गी हम लेते थे, नो प्रोटिस्टा, ये सब एल्गी में थी। डाइनोफाइसी नाम था, यूग्लिनोफाइसी नाम था और क्राइसोफाइसी नाम था। आप जानते हैं फाइसी मीन्स एल्गी का क्लास। लेकिन बाद में ये सब वन सेल्ड थी, तो फिर इनको प्रोटिस्टा में रख लिया। है ये प्रोटिस्टा, लेकिन है ये प्लांट लाइक, है ये एल्गी, बट हाँ एक्यूरेसी में किंगडम एल्गी में, किंगडम प्लांट में इनको नहीं रखेंगे, इनका किंगडम हमने बना दिया प्रोटिस्टा। डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट को पायरोफाइटा भी कहते हैं। पायरो मीन्स होता है फ्लेम, पायरो मीन्स फ्लेम, वही पायरोलिसिस। पायरो मीन्स फ्लेम, फ्लेम के कलर रेड, पर्पल, येलो, बस। तो इनके जो कलर होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के, वो यही होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्लू, पिगमेंट्स की वजह से। मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक है। यूनिक फीचर, सेल वॉल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन छोटे छोटे पीसेस को थीका या लोरिका कहते हैं। ग्रूव्स होते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव गर्डिल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेल्कस, और दोनों ग्रूव से एक एक फ्लैजिला निकलता है। एक फ्लैजिला रिबन शेप होता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। एक फ्लैजिला बहुत लंबा होता है, नैरो, पतला होता है, धागे की तरह, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। दोनों फ्लैजिलम राइट एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं।
जब दोनों फ्लैजुलम राइट एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं, तो जब ये मूविंग करते हैं तो इनकी मूविंग स्पिन की तरह होती है, डायनो की तरह होती है, डांसिंग लाइक होती है। डायनो मीन्स डांसिंग, डायनो मीन्स टू नहीं, टू फ्लैजुलर का मीनिंग डाई होता है। डायनो दैट इज द कंप्लीट टर्म, डायनो मीन्स स्पिन और डांस। तो जब इनकी मूविंग होती है तो ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं, और इसी स्पिनिंग मूवमेंट को हम जब ये शो करते हैं तो हम नाम देते हैं इनको व्हिर्लिंग वेव्स। फ्लैजुला दोनों डिफर हैं। जब दोनों फ्लैजुला डिफर हैं तो फ्लैजुला आइसोकॉन्ट नहीं है, हेटेरोकॉन्ट है। हमने अभी कहा कि ये प्रोटिस्टा में जरूर है, लेकिन इनकी ओरिजिन प्लांट की तरह ही है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए और सी, ब्राउन एल्गी वाले। अदर पिगमेंट्स हो सकते हैं ज़ैंथोफिल, अल्फा कैरोटीन। रिजर्व फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल। कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन, लेकिन हाँ आइसोगेमी भी हो सकती है और एनाइसोगेमी। सेम गैमेट्स भी बना सकते हैं मेल और फीमेल, डिफर भी बना सकते हैं। डायनोफ्लैगेलेट फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वाटर की सरफेस पे रहते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं। वाटर की सरफेस पे अगर रेड कलर वाले डायनोफ्लैगेलेट आ गए और बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो इसी वजह से हमें सी रेड अपीयर होता है, लेकिन रेड सी नहीं, वो ब्लू सी है। और जब ये वाटर ऊपर की तरफ आता है तो रेडिश कलर का होता है, इसको कहता है रेड टाइड्स। बिल्कुल डार्क नाइट में अगर हम सी वाटर को देखें तो वो जगह जगह से ब्लिंक और टिंकलिंग करता दिखाई पड़ता है। नो डाउट ऐसा कई ऑर्गेनिज्म, कई फिशेस की वजह से भी होता है, जेली फिशेस की वजह से भी होता है। लेकिन नॉक्टिल्यूका एक डायनोफ्लैगेलेट्स है, इनमें भी प्रोटीन होती है जो एयर के साथ बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, जैसे जुगनू शो करते हैं। तो सी वाटर हमें रात में अक्सर जगह जगह पर टिंकलिंग या चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वो जो बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमिनन होता है वो फिशेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स वगैरह। तो नॉक्टिल्यूका की प्रेजेंस में ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ डायनोफ्लैगेलेट में सेक्सीटॉक्सिन होता है। ये एक टाइप का नॉन बायोडिग्रेडेबल जहर है। इन डायनोफ्लैगेलेट को शेलफिश खाती है। शेलफिश फिश नहीं है, मोलस्कस। इन मोलस्कस को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, और सेक्सीटॉक्सिन डिग्रेड नहीं होता है। तो इसका सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन किसमें पहुंचा? बड़ी मछलियों में। बड़ी मछलियों में न्यूरॉन को डैमेज करता है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो जाती है। कभी कभी ये पॉइजनिंग ह्यूमन में भी हो जाती है अगर वो इस टाइप की फिश को लेते हैं जिसमें सेक्सीटॉक्सिन है। तो ये प्रोसेस बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू होता है। सेक्सीटॉक्सिन जो जहर है वो डायनोफ्लैगेलेट में है। उन डायनोफ्लैगेलेट को मोलस्कस ने खाया। उन मोलस्कस का नाम था शेलफिश। उन मोलस्कस को या शेलफिश को छोटी मछलियों ने खाया, बड़ी मछलियों ने खाया, इंसानों ने खाया, और हायर वर्टिब्रेट में जाके डिजीज हुई पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो ये पॉइंट्स है डायनोफ्लैगेलेट्स के। क्राइसो मीन्स गोल्डन, पायरो मीन्स फ्लेम, क्राइसो मीन्स गोल्डन। ब्राउन एल्गी तो थी, लेकिन ये गोल्डन ब्राउन, इसको अलग कर दिया।
ब्राउन एल्गी मल्टीसेलुलर है, उसको अलग कर दिया। ये यूनिसेल थी, इसको प्रोटिस्टा में लाके डाल दिया, तो गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। इनके यूनिक मेंबर थे डायटम्स, जैस्मिड, फ्रेश वाटर में भी है, मैरीन में भी है। यूनिक फीचर सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एपिथिका, हाइपोथिका। और सबसे यूनिक कैरेक्टर सिलिका की प्रेजेंस, और इस सिलिका की वजह से सेल वॉल इज यूनिक, मेड अप ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल, नॉट थिक, थिन ओवरलैपिंग शेल। और इसी सिलिका की वजह से जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो सेल वॉल का कंपोनेंट बच जाता है, मतलब सेल वॉल हो गई इनडिस्ट्रक्टेबल। सेल वॉल टूटती नहीं है, इसके रिमेन्स डिपॉजिट होते जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं डाइएटोमोशियस अर्थ। बाद में हम इन डाइएटोमोशियस अर्थ को यूज कर लेते हैं फिल्टर बनाने में, रबिंग मटेरियल बनाने में, ये सारी चीजें। तो सिलिशियस सेल वॉल यूनिक फीचर, फ्लैजिला नहीं है। सोमेटिक बॉडी में फ्लैजिला नहीं है, इसका मतलब ये वाटर करंट के साथ ही फ्लोट करते हैं। वाटर करंट के साथ फ्लोट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे फ्लोट पैसिवली। गोल्डन है तो ए और सी दोनों आ गया। कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, येलो कलर वाले हो गए सारे। रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट, डायटम्स, डैस्मिड, फाइटोप्लैंक्टन की भी है। दोनों जगहों पर ये लाइन लिखी हुई है। जब एल्गी पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं, एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी वाले में भी लिखी है एनसीईआरटी ने ये लाइन, और यहाँ पर भी ये लाइन आ गई। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है आइसोगेमी एंड आइसोगेमी। डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं, डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और पोल्यूटेड वाटर में इनके नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर डाइनोफ्लैजिलेट कहलाएंगे या क्राइसोफाइट? क्राइसोफाइट। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय क्राइसोफाइट। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्वेश्चन। दोनों डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, फोटोसिंथेटिक। यूग्लिना, यूग्लिनोइड में दो आते हैं, यूग्लिना, पैरानीमा। पैरानीमा सिंपल है, पैरानीमा हेटेरोट्रॉफिक है, उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दो वेसल बॉडी बनाई रेड कलर से, रेड कलर से दो वेसल बॉडी, और उनसे दो फ्लैजिला, एक ब्लू वाला फ्लैजिला, एक येलो वाला फ्लैजिला। जब दो वेसल बॉडी तो दो फ्लैजिला, इसका मतलब यूग्लिना कैसा हो गया, आइसोकॉन्ट या हेटेरोकॉन्ट? हेट्रोकॉन्ट। अरे भाई आइसो क्यों होगा? आइसो का मतलब होना चाहिए था दोनों सेम, एक छोटा एक बड़ा। दूसरा, चारों तरफ पेलिकिल, ठीक है, सेल वॉल नहीं, पेलिकिल एनिमल का फीचर। दूसरा, साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, फूड मटेरियल बाहर जा रहा है, अंदर ले लिया, साइटोफेरिंग्स, और अंदर चला गया, डाइजेशन, लाइक अमीबा, लाइक पैरामीशियम, एनिमल फीचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट आई स्पॉट, आइनिंग, आई स्पॉट, स्टिग्मा, पिगमेंट है,
लाइट को रिसीव कर रहा है, लाइट को रिसीव, एनिमल फीचर। फ्लैजिला एनिमल फीचर। मायोनीम्स फ्लैजिला के थ्रू तो चल सकता है, मसल्स की तरह भी चल सकता है, जैसे मसल का मूवमेंट होता है। मायोनीम एक्टिन मायोसिन के बने हुए फिलामेंट्स, मायोनीम्स। मतलब क्रीपिंग भी कर सकता है, जब ये किसी रॉक सरफेस पे होता है रात के टाइम पर तो है, और जब सुबह के टाइम सनलाइट होती है तो वाटर की सरफेस पर फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करता है। दोनों टाइप के मूवमेंट। एनिमल फीचर। इन तमाम एनिमल फीचर को, इन बहुत सारे एनिमल फीचर को पीछे छोड़ दिया एक बहुत बड़े फीचर ने, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। और प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड तो था ही, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड सी नहीं, क्लोरोफिल ए एंड बी। एनसीईआरटी लिखती है कि इसके पिगमेंट हायर प्लांट्स की तरह है। हायर प्लांट्स मतलब हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो इस तरीके से यूग्लिना में प्रिडेशन भी है और अपना खाना खुद भी बना रहा है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या बहुत अच्छा रहेगा मिक्सोट्रॉफिक, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी हो रहा है और हेटरोट्रॉफिक भी हो रहा है। एनसीईआरटी की लाइन कि वो प्रेडेटर की तरह भी काम कर रहा है और अपना खाना खुद बना रहा है। स्टेगनेंट वाटर में है, रनिंग वाटर में नहीं है। सेल वॉल एब्सेंट है, पेलिकल प्रेजेंट है, फ्लैजुलर मूवमेंट भी है, क्रीपिंग मूवमेंट भी है। आई स्पॉट शो कर रहा है कि आगे एनिमल में आई ऐसे ही बनी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आई स्पॉट अटैच है। रेड ऑरेंज कलर का पिगमेंट एस्ट्राजेंथिन। फोटो रिसेप्टिव, हमारी आंखें भी लाइट को ही रिसीव करती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक, प्रेडेटर प्लस फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, एनसीईआरटी की लाइन। photosynthetic pigments are identical to higher plants, that is chlorophyll A and B. Reserve food material, carbohydrate, पैरामाइलॉन, कोई भी नाम दे दो, बीटा-1,3 ग्लूकेन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होगा, and the connecting link between plant cell and animal cell. इसके नोट्स मैंने भेज दिए बेटा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर स्लाइम मोल्ड, इनको भी फंजाई में रखा गया था बेटा, फिर फंजाई से निकालकर इधर भेज दिया गया, यूनिसेल्ड। अब जो स्लाइम मोल्ड हैं, देखो अगर हम इनको, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी ने स्लाइम मोल्ड लिखा बेटा। अगर कभी नाम आ जाए मिक्सोमाइसिटीज, तो मिक्सो मीन्स क्या होता है बताओ? Presence of slime. और माइसिटीज मीन्स Fungi. Fungi. और अगर मिक्सोफाइसी नाम आ जाए तो? Fine. फाइसी एल्गी हो गया ना? ब्लू एल्गी एल्गी, Blue green कौन सी एल्गी? Blue green algae. ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा दूसरा नाम देखो, जिम्नोमाइकोटा। जिम्नो का मतलब Naked.
Naked. माइकोटा मीन्स फंजाई। Fungi. अब सुनो, इस स्लाइम मोल्ड के ऊपर जो स्लाइम मोल्ड यहाँ पे रखी गई है, क्या उन पर सेल वॉल है? No, sir. सेकेंड पॉइंट, इसमें सोमेटिक सेल बॉडी में, वेजिटेटिव सेल बॉडी में सेल वॉल नहीं है, तो नाम क्या रख दिया गया? जिम्नोमाइकोटा। तो कभी भी जिम्नोमाइकोटा टर्म आ जाए, मिक्सोमाइसिटीज टर्म आ जाए, समझ लेना स्लाइम मोल्ड की बात हो रही है, एनसीईआरटी ने ये नाम नहीं दिए। तो प्रोटिस्टन फंजाई, प्रोटिस्टा की फंजाई, लेकिन इसके जो स्पोर्स बनते हैं बेटा, उसमें ट्रू सेल वॉल होती है। और वो सेल वॉल होती किसकी है? Cellular. हम पढ़ेंगे फंजाई। तो जब सबसे पहली फंजाई बनाएंगे तो उसकी सेल वॉल काइटिन की नहीं बनाएंगे, किसकी बनाएंगे? सेल्यूलोज बनाएंगे। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? पहले तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन दैट इज प्लाज्मोडियम, ये सारी बातें। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जरा देखो, ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, पहले उसको देखो। ये मैंने प्लाज्मोडियम बनाया हुआ है, देख रहे हो बेटा? ये प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जीनस नहीं है। प्लाज्मोडियम किसे कह रहे हैं? देखो, वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन सराउंडेड बाय स्लाइम लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? अब इस प्लाज्मोडियम को कोई फूड मटेरियल मिलता है तो ये फूड मटेरियल पे ग्रो कर रही है। सेवरल फिट डेड एंड डिके मटेरियल के ऊपर ग्रो कर रही। ये मैंने ग्रो करते हुए दिखा दिया इसको, प्लाज्मोडियम को। कब? फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में? Favorable condition. यस, Favorable. खाना मिलना, खाना जब मिलेगा तभी तो ग्रो करेगी बेटा। यस सर। और खाने मिलने का मतलब क्या कंडीशन है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। Favorable. अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? फिर एनसीईआरटी लिखती है कि अब आ गई अनफेवरेबल, खाना खत्म हो गया, डेड एंड डिके मटेरियल खत्म। तो जब डेड एंड डिके मटेरियल खत्म हो गया तो अब ग्रोथ ना करेगा प्लाज्मोडियम। अब तो प्लाज्मोडियम खत्म हो जाएगा, और खत्म होने से पहले वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, फौरन ही प्लाज्मोडियम से क्या बनने लगेंगी? Fruiting bodies. Rooting body. और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होंगी? Spores. स्पोर्स। Spores. स्पोर्स कैसे होंगे? सेल वॉल वाले। और अब बहुत सारे स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजिया या स्पोरोकार्प बस्ट हो जाएगी। जो प्लाज्मोडियम था वो खत्म हो गया, और अब ये हवा में चलते हुए स्पोर इधर उधर पहुंच गए। जहां उनको डेड एंड डिके मटेरियल मिला वहां पे वो सरवाइव करने लगे। अगर नहीं भी मिला तो भी वो काफी दिनों तक बिना फूड के सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ एनसीईआरटी के? Yes, sir. क्या जितने लोग इस टाइम पर पढ़ने बैठते हो, एनसीईआरटी की बुक आपके सामने होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं बेटा आपसे। अब ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई। अब जरा देखो, अब स्लाइम मोल्ड को दो में डिवाइड कर दिया, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियल, और सेलुलर। ए सेलुलर जिस पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल ना हो, जहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और सेलुलर एनसीईआरटी में जो बातें लिखी
वो दोनों बातें क्लम्प करके लिख दी। एनसीईआरटी ने प्लाज्मोडियम भी लिख दिया, एनसीईआरटी ने एग्रीगेशन भी लिख दिया। यहां पर से लाइन गलत हो गई, लेकिन वो लाइन बनी हुई है, ठीक है, हम मानेंगे। अब क्या हो रहा है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड में, सुनो, अभी बता चुका हूं ऊपर। एसेलुलर स्लाइम मोल्ड डिप्लॉयड होते हैं, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड डिप्लॉयड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो दो तरीके, फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बने टू, स्पोर टू जाकर निकल जाते हैं और अंदर ही न्यूक्लियर डिवीजन करते रहते, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर से प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। या दूसरी बात क्या हुई, देखो दूसरी बात हुई कि स्पोर के अंदर मियोसिस हुई और क्या बन गए, गैमीट्स। देखने में सेम, आइसोगेमी। फ्लैजिला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जाइगोट बना 2n, अब खुद डिप्लॉयड है प्लाज्मोडियम, तो बस न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा, अंदर मियोसिस नहीं होगी। क्लियर पॉइंट हुआ? यस सर। अब जरा सेलुलर स्लाइम मोल्ड को देखना। सेलुलर स्लाइम मोल्ड सेल की तरह यूनिसेल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड, एग्रीगेशन होकर, अब सुनो, एग्रीगेशन करके ये सेल्स प्लाज्मोडियम की तरह मल्टी न्यूक्लिएट बन रही है, लेकिन एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। तो टर्म क्या दिया गया, Pseudoplasmodium. एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बॉडी प्लाज्मोडियम, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन Pseudoplasm. साइटोप्लाज्म। अब सुनो बेटा, एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड में एक प्लाज्मोडियम में कितनी फ्रूटिंग बॉडीज दिखाई है मैंने, 3. मतलब 3 नहीं, 1 से ज्यादा, 3 4 10, 1 से ज्यादा। तो प्लाज्मोडियम पॉलीसेंट्रिक हो गया फ्रूटिंग बॉडी के लिए। पॉलीसेंट्रिक, पॉली मीन्स मैनी, सेंटर मीन्स सेंटर फॉर फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन देखो सेलुलर स्लाइम मोल्ड में मैंने फ्रूटिंग बॉडी कितनी दिखाई, 1. मोनोसेंट्रिक। अब सुनो, सेलुलर स्लाइम मोल्ड में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इन्हीं की जो सेल है सोमेटिक सेल, एक बड़ी एक छोटी, छोटी वाली मेल गैमीट, बड़ी वाली फीमेल गैमीट, और इसी में सिंगेमी हो गई, और सिंगेमी से जाइगोट बना, जाइगोट से मियोसिस हुई, और मियोसिस से फिर से हैप्लॉइड स्लाइम मोल्ड बन गए। देखा? Yes, sir. इस सेलुलर स्लाइम मोल्ड में लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? Diplontic. और सेलुलर स्लाइम मोल्ड में क्या है, Haplontic. हैप्लॉन्टिक। बेटा जाइगोट में फौरन मियोसिस हो रही है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Yes, sir. अच्छा, आइसोगेमी किसमें है, आइसोगेमी Acellular. एनाइसोगेमी है। फ्लैजिला कहाँ दिखाई पड़े गैमेट्स में, फ्लैजिला स्टेज, Acellular. ध्यान देना बेटा, स्लाइम मोल्ड में कहीं फ्लैजिला नहीं होते हैं, फ्लैजिला स्टेज एब्सेंट, एक्सेप्ट इसमें हो सकती है, Gamete stage. Gamete stage. और वो भी किसमें, सेलुलर में या एसेलुलर में? Acellular. एसेलुलर। 2 मिनट में डालो जो पॉइंट बताए थे मैंने, जल्दी से देखो।
क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। हो गया बेटा? नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो कुत्ता पालते हैं इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना। ये हमारे घर के खबरदार कुत्ता बुलाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे 3 बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये ए सेलुलर के लिए यूज हुए है ना? मैंने यही तो बताया आपको बेटा। यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी और मैंने जो डायग्राम बनाया, देखो एग्रीगेशन कहाँ हुआ बेटा? एग्रीगेशन वैसे तो सेलुलर में हुआ। अब इसने क्या किया कि दोनों को अलग अलग तो किया नहीं है। अच्छा, मिक्स करके लिख दिए। ओके। वैसे एग्रीगेशन स्यूडो सेलुलर में होता है ना? एब्सोल्युटली बेटा। ओके। देखो देखो इधर ऊपर देखो, फिर से देखो, एक मिनट। नहीं सर वो समझ आ गया, लेकिन एनसीईआरटी में एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम के साथ लिखा है। वही तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये एनसीईआरटी की लाइन आएगी तो हम उसको सही मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं एक सेलुलर होगा। सेलुलर क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने कोई बात ही नहीं करी है। यस सर। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फंजाई में भी यही पॉइंट। अब प्रोटोजोआ, भाई प्रोटोजोआ से क्वेश्चन जो है वो बॉटनी में नहीं आता है, बॉटनी सेक्शन में। क्योंकि अगर क्वेश्चन आना है तो वो zoology में जो हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है ना, वहां से आ जाता है। लेकिन अपनी लाइंस जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख ले। जो भी प्रोटोजोआ होंगे यूनिसेल्ड, हेटरोट्रॉफिक, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स और लोकोमोशन के बेसिस पर हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फ्लैजिला, जू फ्लैजिलेट, फ्लैजिला पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब। अब ट्रेपेनोसोमा एनसीईआरटी में बस नाम देके छोड़ दिया। अब लाइफ साइकिल पढ़ना अपना ज़ूलॉजी में। स्लीपिंग सिकनेस, लिशमानिया, कालाजार, जियार्डिया, जियार्डियसिस, ट्राइकोमोनास, लिकोरिया, ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक होता है। ट्राइकोनिम्फा टर्माइट के गट में रहता है और ट्राइकोनिम्फा बेसिकली पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो वुड को डिसॉल्व कर देती है बहुत जल्दी। टर्माइट, दीमक। सीलिएटेड, सीलिया, पैरामीशियम, ओपेनाइना। डेफिनेट रीजन होता है, फूट जाता है, बाहर निकलता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, ये यूनिक फीचर। 9th-10th में भी डायग्राम अगर देखा होगा पैरामीशियम का, तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। अच्छा बताओ जेनेटिक न्यूक्लियस कौन सा होता है, माइक्रो या माइक्रो? स्मॉल वाला माइक्रो। माइक्रो का ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स यही जेनेटिक होता है कंजुगेशन के टाइम पर।
अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सार्कोडाइना कभी कभी लिख के आ जाता है, सीडोपोडिया बन रहे हैं। मैरीन अगर है तो सिलिका शेल आ जाता है, नॉट सेल वॉल। एमीबियसिस वगैरह हो रही है। स्पोरोजोन्स, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं, इसलिए कभी फ्री लिविंग नहीं होते, हमेशा एंडोपैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मोनोसिस्टिस। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, केवल जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हीं को आप अपने कर ले। फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। 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 हर जगह पर है, लेकिन मोस्टली क्या है, पानी में या टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल। फंजाई की ग्रोथ अक्सर हम किस सीजन में देखते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड। सीजन में, बारिश के सीजन में, गर्मियों की सीजन में। बारिश के सीजन में। रेनी सीजन में वार्म कंडीशन होती है और ह्यूमिड कंडीशन होती है। यस सर। वैसे तो टेरेस्ट्रियल है, कॉस्मोपोलाइटिन हर जगह, लेकिन स्पेशल फीचर में अगर ट्री बार्क पर है तो कॉर्टिकोलस कह सकते हैं, डंग पर है तो कॉप्रोफिलस कह सकते हैं, वुड पे लग गई एपिजाइलिक कह सकते हैं, जाइलिक वुड, और नेल्स और हेयर्स में भी लग जाती है, डैंड्रफ वगैरह। तो जो डैंड्रफ है वो भी फंजाई होती है, उसे कहते हैं केराटिनोफिलस। हेट्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक हो सकती है, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक। प्लांट बॉडी या थैलस वो गैमेटोफाइट होता है एंड हैप्लॉइड। मल्टीसेलुलर है, ईस्ट और सिनकाइट्रियम को हटा दिया, ईस्ट और सिनकाइट्रियम यूनिसेल्ड में आ जाती है। यूनिसेल्ड को अगर हटा देंगे तो बाकी फंगल बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हाइफी कहते हैं, और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम कहते हैं। हाइफा तो प्लूरल हो गया हाइफी, नेटवर्क हो गया माइसी, तो दोनों टर्म मोर और लेस सेम हो गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा हमने थ्रेड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस थ्रेड के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बीच में कोई सेप्टा नहीं, एसेप्टेट हाइफी, लोअर फंजाई। और अगर बीच में सेप्टा आ गया तो सेप्टेट फंजाई, हायर फंजाई। एसेप्टेट का नाम सिनोसिटिक, सिनो मीन्स मल्टी, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट, फाइकोमाइट्रीज आपकी बुक में। सेप्टेट हाइफी दो टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है एक एक न्यूक्लियस हो या दो दो न्यूक्लियस हो। एक न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक हाइफी, दो न्यूक्लियस है एक सेप्टा में तो डाइकैरियोटिक, और ये हमें हायर फंजाई में मिलेंगे, एस्कोबैसिडियो और ड्यूट्रोमाइसीज में। सेल वॉल, काइटिन एक ऑप्शन, फंगल सेल्यूलोज दूसरा ऑप्शन, नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड तीसरा ऑप्शन। साथ में जो नाइट्रोजनस ग्रुप है वो NAG का है, नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये बिल्कुल डेप्थ में। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
गॉल्जी बॉडी सिस्टर्नी आपस में जुड़ी नहीं होती है, एक साथ नहीं होती है, अलग अलग होती है। यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी प्लांट की तरह। दो टर्म आ गए। होलोकार्पिक, जब पूरी फंजाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे ईस्ट एक सेल की बनी है और जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो वही रिप्रोडक्टिव बॉडी हो जाएगी, होलोकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई ईस्ट। यूकार्पिक फंजाई, मोस्टली फंजाई आर यूकार्पिक। देखो ईस्ट के अंदर स्पोर बना दिए, मतलब वही सोमेटिक सेल और वही रिप्रोडक्टिव सेल। लेकिन राइजोपस में क्या किया? सोमेटिक बॉडी माइसीलियम, और जिस टाइम पर रिप्रोडक्शन हुआ तो स्पोरेंजिया वगैरह बन गई। मतलब सोमेटिक बॉडी की फॉर्म अलग है, रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग। तो मोस्टली फंजाई कैसी हो गई, होलोकार्पिक या यूकार्पिक? यूकार्पिक। यूकार्पिक। रिप्रोडक्शन की बात करें, फंजाई गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिलामेंटस फंजाई में बडिंग हो गई ईस्ट में। फिर एक टर्म आ गया, जब ईस्ट में बडिंग होती है और उसको हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक्चुअली ये आपस में जुड़ी हुई सेल या आपस में जुड़ी हुई बड, ये हमें थ्रेड लाइक की तरह दिखाई पड़ती है। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो हमारे स्कूल वाला होता है, तो हमें लगता है कि एक्चुअली वो माइसीलियम नहीं है, वो बडिंग स्टेज है। और उस बडिंग स्टेज को हमने नाम क्या दे दिया? कोरोला। अरे सूडोमाइसीलियम। सूडोमाइसीलियम। तो सूडोमाइसीलियम टर्म किसमें होगा? जहां पे बडिंग हो रही है, क्योंकि माइसीलियम टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते यूनिसेल्ड फंजाई में। इसके अलावा ईस्ट में फिशन वगैरह भी हो सकता है, दैट इज वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर, और जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, फंजाई खुद हैप्लॉइड है, वो एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनाएगी? माइटोसिस के थ्रू या मियोसिस के थ्रू? माइटोसिस। तो उसको नाम क्या दे दिया? माइटोस्पोर। क्या नाम दे दिया? माइटोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर या माइटोस्पोर भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। ए प्लेनोस्पोर, ए फॉर एब्सेंट, प्लेनो मींस विंग, विंग्स मींस फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं है, उसका नाम दे सकते हो स्पोरेंजियोस्पोर। माइसीलियम था, उससे एक स्टॉक निकली स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर की स्टॉक आगे जाके स्वेलअप कर गई, अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियाई का डिवीजन हो गया, नए स्पोर बन गए, नाम रख दिया एप्लेनोस्पोर। ये नॉन मोटाइल है और ये स्पोरेंजिया के अंदर बने। एक्सोजीनस है या इंडोजीनस? एंडोजीनस। हमने देखा फाइकोमाइसीस के मेंबर में, ये हमने देखा राइजोपस में, म्यूकर में। कोनिडिया, फिर माइसीलियम था, फिर माइसीलियम के ऊपर एरियल हाइफी, कोनिडियोफोर। अब दो बातें, कोनिडियोफोर फर्दर डिवाइड हो जाए ब्रांचिंग में, रेमी, मेटली, स्टिग्मेटा और उसके ऊपर कोनिडिया। पेनिसिलियम में, या डायरेक्ट कोनिडियोफोर के ऊपर स्टिग्मेटा और उसके ऊपर कोनिडिया, तो ब्रांचिंग नहीं हुई। एस्परजिलस में हमेशा ओल्ड कोनिडिया सबसे ऊपर
और यंग नीचे, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? Precipital. कोनिडिया वेसिपिटल ऑर्डर में लगी होती है। कोनिडिया नॉन मोटाइल, कोनिडिया बाहर बनी एक्सोजीनस, कहां पर? एस्कोमैसिटीज से। कुछ फंजाई एक्वेटिक कंडीशन में है, पानी में अगर फंजाई है तो तैरने के लिए फ्लैजिला होने चाहिए। अब जो स्पोर बने उसका नाम क्या रखोगे? Planospore. स्पोर या प्लेनोस्पोर। प्लेनो मीन्स विंग्स, ए प्लेनो कर दोगे तो विंग्स को हटा देना। ये मोटाइल अंदर बने एंडोजीनस, कहाँ बन रहे हैं? एक्वेटिक फंजाई में, जैसे सिनकाइट्रियम, एल्बिगो, सैप्रोलिजीनिया, पाइथियम, फाइकोमाइसीस के मेंबर जो पानी में रहते हैं। यूनिसेल्ड भी हो सकते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फंजाई में ज़ूस्पोर कॉमन होंगे या अनकॉमन? Uncommon. अनकॉमन होंगे। ज़ूस्पोर कॉमन एल्गी में होगा क्योंकि मोस्टली एल्गी पानी में, और रेयरली फंजाई पानी में। तो क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई आर Conidia. हाँ, ज़ूस्पोर नहीं होंगे कॉमन, लेकिन ज़ूस्पोर बनते हैं एक्वेटिक फंजाई में। ये भी हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से समझना, फंजाई है हैप्लॉइड। फंजाई ने अपने गैमेट्स बनाए, हैप्लॉइड। गैमेट्स में सबसे पहले फ्यूजन हुआ केवल प्लाज्मा का, प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस का नहीं हुआ। और जब प्लाज्मोगेमी होगी तो जो सेल बनेगी उसका नाम क्या रखोगे? Dikaryon. डाई मीन्स दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। डाई कैरियन का पोलैरिटी लेवल 2n या n+n? 2n. नो, N+n. सुनो अभी उधर बच जाओ। प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद क्या हो गई? कैरियोगेमी। Karyogamy. कैरियोगेमी में दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, क्या बन गया? Zygote. अब इस जाइगोट का नाम जाइगोस्पोर कर लो, oospore कर लो। तो जाइगोस्पोर जाइगोमास्टीज, oospore oomaस्टीज। तो अब मियोसिस किसमें हो रही है? जाइगोट। Zygote. और मियोसिस से जो स्पोर बने वो क्या कहना है? डॉक्टर क्या भी लाइफ साइकिल क्या हो गई? हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? Haplontic. डायरेक्ट प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस मेंबर ऑफ फाइकोमास्टीज, लोअर फंजाई। वो बता रहे इसमें तो था ना यूट्यूब पहले डायरेक्ट बहुत बुरी करी। हायर फंजाई में क्या हुआ जरा देखो ध्यान। प्लाज्मोगेमी हुई, डाई कैरियन बना, डाई कैरियन से नया माइसीलियम, नई हाइफी, डिवीजन होते होते, और वो हाइफी कैसी बनेगी? डाई कैरियोटिक। अगर डाई कैरियोटिक हाइफी बन गई तो उस फेज को नाम क्या दोगे? Dikaryo और phase. अगर डाई कैरियो फेज होगी तो कैरियोगेमी इमीडिएट होगी या डिलेड होगी? Delayed. क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन बन गए। डाई कैरियो फेज किसमें? हायर फंजाई में, एस्को बैसिडियो। फिर सेम क्वेश्चन आया, डिलेड कैरियोगेमी किसमें? एस्को बैसिडियो, हायर फंजाई में। लोअर फंजाई में डाई कैरियो फेज नहीं आ रही है। देखो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस डायरेक्ट अगर हो रही है तो किसका एग्जाम्पल लिखोगे? फाइकोमास्टीज का। और अगर प्लाज्मोगेमी के बाद क्या आ गई बेटा? डाई मतलब कैरियोगेमी क्या हो रही है? डिले हो गई। तो ये फीचर किसका होगा? Esco दोनों का होगा, एस्को और बैसिडियो का होगा।
अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी एनसीईआरटी में नहीं है। क्या देखो क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे गैमेट्स बने और कैसे फ्यूजन हुआ। कई तरीके हैं। एक तरीका, फंजाई के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बने, बाहर आ गए। फ्लैजिला है, इसका मतलब ये फंजाई किसमें होगी, वाटर में होगी या टेरेस्ट्रियल? वाटर वाटर। वाटर अब दोनों गैमेट्स सेम बने तो प्रोसेस क्या हो गया, आइसोगेमी। आइसोगैमी दोनों गैमेट्स डिफर बने तो प्रोसेस क्या हो गया, एनाइसी और अगर फीमेल गैमेट स्टैटिक है, अपनी जगह पर है, एलोमाइसिस में। एक तरीका ये, गैमेट्स निकल के फ्यूजन कर रहे हैं, देखते रहना, पॉइंट्स देखते रहना, गैमेट्स निकल के फ्यूजन कर रहे हैं बाहर पानी में। दूसरा तरीका देखो, नहीं गैमेट्स बाहर नहीं निकले, हाइफी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमेटेंजिया बनी, मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटेंजिया ऊगोनियम। अब मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट्स ऊगोनियम में पहुंचे, किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो यहाँ पर गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आई, कोई गैमेट्स बाहर नहीं निकले, इसको नाम दिया गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये हम देखते हैं एल्बिगो में, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, फ्यूजन नहीं हुआ, ध्यान देना, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, ध्यान से देखते रहो इस डायग्राम को। अब दूसरा डायग्राम, अब की बार क्या हुआ, दो माइसीलियम, दोनों माइसीलियम से गैमेटेंजिया बनी, मेल और फीमेल। दोनों गैमेटेंजिया के बीच कोई फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनी, दोनों गैमेटेंजिया का मीन कांटेक्ट, फ्यूजन हुआ। ऊपर वाले में गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, नीचे वाले में क्या टर्म आ जाएगा, गैमेटेंजियल फ्यूजन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल फ्यूजन। कोई दोनों वहां पर जाइगोट बनेगा, यहाँ पर भी जाइगोट बनेगा। तो वो तरीका एल्बिगो में था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, ये तरीका राइजोपस में है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अल्टीमेटली बात वही हुई, जाइगोट वहां पर भी बना, जाइगोट यहाँ पर भी बना, तरीके अलग अलग। चौथा तरीका, मेल हाइफी एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया ने नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाए, नॉन मोटाइल गैमेट्स को स्पर्म नाम दिया या स्पर्मेशिया। ये स्पर्मेशिया विंड या वाटर के थ्रू फीमेल गैमेटेंजिया तक चले गए, ट्राइकोगाइनी। ट्राइको मीन्स फिलामेंट, गाइनी मीन्स फीमेल। प्रोसेस वही हुआ, प्रोसेस सेम, ऊपर वाले सारे प्रोसेस सेम चल रहे हैं, जाइगोट बनेगा। लेकिन ये मेथड क्या कहलाया जहां स्पर्मेटिया बने थे, फर्मेटाइजेशन। ये बक्सीनिया वगैरह में दिखते हैं। पांचवा तरीका, सबसे यूनिक, दोनों हाइफी है, दोनों हाइफी सोमेटिक हाइफी है। क्या यहाँ पर गैमेटेंजिया बनाई मैंने? नो सर, ऊपर वाले सभी में गैमेटेंजिया बनी है, लेकिन यहाँ गैमेटेंजिया नहीं है। गैमेटेंजिया का मतलब सेक्स ऑर्गन, एनसीईआरटी लिखती है सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, जिसमें बेसिडियोमाइसीस के मोस्टली मेंबर, तो सेक्स ऑर्गन नहीं है, गैमेटेंजिया नहीं है, तो फ्यूजन किसके बीच हो गया, के बीच। इस प्रोसेस को नाम क्या दोगे? डाई कैरियन बन गई, हर जगह पर डाई कैरियन बन रही थी जब गैमेटेंजिया इन्वॉल्व हो रही थी। यहाँ पर भी डाई कैरियन सेल बन गई, लेकिन
केवल सोमेटिक हाइफी के फ्यूजन से। ये प्रोसेस कहाँ होगा? जहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे। और ये हमने देखा एग्रीकस में। इसमें देखा बेटा अगैरिकस। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन पे आएंगे फंजाई के।